हेलो एवरीवन। लास्ट का हमने जो वीडियो देखा था उसमें हमने नीट का 2019 का पेपर सॉल्व किया था। आधा पेपर हम सॉल्व कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 46 टू क्वेश्चन नंबर 70 तक। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व कीजिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कॉन्जुगेटेड बेस फॉर ब्रॉन्स्टेड एसिड H2O एंड HFR। आपको कॉन्जुगेटेड बेस पता करना है ब्रॉन्स्टेड एसिड H2O और HF के लिए। तो एसिड्स हैं, H+ रिमूव करेंगे तो उनका कॉन्जुगेटेड बेस हमको पता लग जाएगा। तो वाटर से अगर हम H+ रिमूव करते हैं तो बनना चाहिए OH-, और HF से अगर हम H+ रिमूव करते हैं तो बनना चाहिए F-। सो ऑप्शन 3 is correct. OH- and F- are the Bronsted base for water and HF. Next question है, which mixture of the solution will lead to the formation of negatively charged colloidal AgI and I- are adsorbed on the AgI sole. Okay, AgI है, उसके ऊपर I- एड्जॉर्ब है आयोडाइड आयन, उसका सोल बनेगा। तो इसे यहाँ हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, उनमें से किस सॉल्यूशन के लिए ये सोल बनना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहले यहाँ पे सारे ऑप्शंस में हमको AgNO3 दिया हुआ है और Ki दिया हुआ है। तो पहले तो देख लेते हैं कि दोनों की रिएक्शन कैसे होती है। AgNO3 और Ki रिएक्ट करता है तो AgI बनता है और KNO3 बनता है। ये AgI बनता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। बट अगर हमारे पास में आयोडाइड आयन एक्सेस में हो तो वो इस AgI के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएगा और उसकी वजह से सोल बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए AgI का प्रेसिपिटेट है, उसके ऊपर आयोडाइड आयन अगर एड्जॉर्ब हो जाते हैं तो कोलाइडल स्टेट बनती है। ओके, यानी कि अगर हमें एक्सेस में Ki मिले, यानी एक्सेस अगर Ki हुआ तो आयोडाइड आयन अगर हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, वो आयोडाइड आयन एक्स्ट्रा जो होगा वो AgI पे एड्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, तो रिएक्शन क्या है AgNO3 और Ki की 1:1 में। अगर Ki जो है वो 1:1 से एक्सेस में हुआ तो उसके आयोडाइड आयन AgI पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे। तो अब हमें बस यहाँ चेक करना है कि चारों ऑप्शंस में से किस में Ki जो है वो AgNO3 के साथ 1:1 में नहीं है, एक्सेस में है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। वॉल्यूम दिया हुआ है 50 ml ऑफ 1 m AgNO3। हमारे पास में वॉल्यूम है, हमारे पास में मोलारिटी है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। और Ki का है 50 ml ऑफ 2 m Ki। m इज द मोलारिटी, कैपिटल M। ओके, अब देखिए आपको वॉल्यूम पता है और मोलारिटी पता है तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का 1:1 है या नहीं है वो चेक करेंगे। कैसे करना है, देखिए 50 ml है और 1 m है, यहाँ 50 ml है और 2 m है। तो सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए AgI का था 50 ml और 1 m, दोनों मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जो है वो देता है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लिया 50 ml, मोलारिटी ली 1 m, तो मेरे पास में आ गया 50 मिली मोल ऑफ AgNO3। ठीक है, मिली मोल इसलिए लिखा बिकॉज मेरे पास में वॉल्यूम जो है वो ml में था। ओके, Ki का क्या था, Ki का भी 50 ml था बट उसका मोलारिटी 2 था, तो वॉल्यूम 50 ml मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलारिटी 2, दैट मीन्स 100 मिली मोल ऑफ Ki। ओके, तो यहाँ देखिए इसका 50 मिली मोल है, इसका 100 मिली मोल है, तो हमारे पास में Ki क्या है, एक्सेस में है। ओके, तो जो एक्सेस आयोडाइड आयन होंगे वो AgI प्रेसिपिटेट पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे। तो देखते हैं हम, देखिए ऑप्शन 2, इसमें हमारे पास में Ki एक्सेस में, बाकी आप सॉल्व करके देखेंगे तो किसी में भी Ki एक्सेस में नहीं है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज। आपको सिर्फ याद रखना है कि इनमें से कौन सा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। आप ये पढ़ते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, मेडिसिन में, तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट है, पेनिसिलिन G इज द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है,
An alkene A on reaction with ozone and zinc H2O gives propanol and ethanol in equimolar ratio. Addition of HCl to alkene A gives B as the major product. The structure of product B is, आपको यहाँ पे एल्कीन ए की ओजोन और जिंक और वाटर से रिएक्शन दे रखी है, यानी ये है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन. ठीक है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन से हमारे पास बन रहा है प्रोपेनॉन एंड इथेनॉल. तो पहले तो हम एल्कीन आइडेंटिफाई करेंगे. कैसे आइडेंटिफाई करना है, आप ये देखिए ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या हैं. एक है प्रोपेनॉन, एक है इथेनॉल, यानी एक है ये प्रोपेनॉन और एक है ये इथेनॉल. जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं ओजोनोलाइसिस पे एल्डिहाइड कीटोन्स हो सकते हैं. वो एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते कैसे हैं, जो एल्कीन का डबल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्डेड कार्बन टूटता है और उसकी जगह ऑक्सीजन आके जुड़ जाती है. यानी ये डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, इससे ऑक्सीजन जुड़ गई, ये डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, इससे ऑक्सीजन जुड़ गई. ठीक है, तो आपको एल्कीन प्रेडिक्ट करनी है तो क्या करना है, दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी ऑक्सीजन निकालनी है. ये ऑक्सीजन आपको दोनों की हटानी है और जो दोनों कार्बन है जिनसे ऑक्सीजन अटैच्ड है उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है. ओके, यहाँ दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे. ओके, ऑक्सीजन हटाई, दोनों कार्बन्स को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, तो ये बन जाएगी हमारी एल्कीन. ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट इस तरह से बनता है. तो हमारी एल्कीन क्या हो गई, ये देखिए प्रोपेनॉन में यहाँ ऑक्सीजन था, इथेनॉल में यहाँ ऑक्सीजन था, दोनों को ऑक्सीजन हटा, डबल बॉन्ड आ गया. ये तो हमने एल्कीन ए प्रोडक्ट कर ली. अब हमको क्या करना है, एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन ए विच गिव्स बी. अब इसमें हमें HCl का एडिशन करवाना है. HCl का एडिशन मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग होगा. द नेगेटिव पार्ट ऑफ HCl दैट इज क्लोराइड अटैच टू द कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. सो इस कार्बन पे क्लोरीन अटैच्ड होगा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच्ड होगा. तो हमारा प्रोडक्ट भी ये हो गया. सो कौन से ऑप्शन में ये वाला प्रोडक्ट दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3. देखिए ऑप्शन नंबर 3 में ये प्रोडक्ट दे रखा है. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट, राइट द correct electronic configuration of central atom in this compound based on the crystal field theory. कंपाउंड में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सेंट्रल एटम का. सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे, आयरन. सेंट्रल एटम आयरन का हमको पहले कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि क्या होगा. तो आयरन का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 आयरन का यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए. पोटेशियम पे +4 पोटेशियम है, तो आयरन का अगर आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उसको x मान लीजिए. साइनाइड का -6, दैट समीशन शुड बी 0. तो यहाँ से आ गया हमारा x की वैल्यू आ गई 2, यानी आयरन पे चार्ज है +2. तो 3d6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया +2 स्टेट का. अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. साइनाइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. T2G में ही सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 T2G में होंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की पैरिंग करवा देता है. तो कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G 6 EZ 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग. PCl5 से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है. ओके, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड ऑफ PCl5 मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ ईच अदर. सही है. PCl5 की स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, तो 3 जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो 120 डिग्री पे होते हैं. 2 एक्सियल बॉन्ड आर एट 180 डिग्री, ये भी सही है. एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये भी सही है. PCl5 इज नॉन रिएक्टिंग. फोर्थ ऑप्शन, PCl5 इज नॉन रिएक्टिंग, दैट इज नॉट करेक्ट. PCl5 एक रिएक्टिव सब्सटेंस है. सो ऑप्शन 4 इज द आंसर. नेक्स्ट, विच विल मेक बेसिक बफर. इनमें से कौन सा है जिससे बेसिक बफर बनना चाहिए. तो बफर में आप पढ़ते हैं एसिडिक बफर होते हैं, बेसिक बफर होते हैं. तो बेसिक बफर क्या होते हैं, एक वीक बेस और उस वीक बेस का किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो सॉल्ट बनेगा वो दोनों मिला के बनाते हैं बेसिक बफर. तो एक तो चाहिए हमको वीक बेस और उस वीक बेस का हमको चाहिए किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में बना हुआ सॉल्ट. ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास में ये ऑप्शन 3 जो है
उसमें हमारे पास में एक वीक बेस है और उस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन पे सॉल्ट बनेगा, तो ये बेसिक बफर होगा। किस तरह से करेंगे तो देखते हैं। देखिए ऑप्शन दूसरे भी कंसीडर करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देख रखा है यहाँ पे, CH3CO प्लस NaOH गिव्स CH3CONa। ओके, अब यहाँ पे आपके पास में एसिटिक एसिड का 25 ml था, 0.1 m सॉल्यूशन था, तो आ गया 2.5 मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। इसी तरह से 50 ml NaOH 0.1 m इसकी मोलैरिटी, तो आ गया आपके पास में 5 मिलीमोल्स ऑफ NaOH। मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमारे पास में मोल्स आते हैं, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ ml में है इसलिए हम इसको मिलीमोल्स लिख रहे हैं। ओके, और देखिए रेशियो 1:1 में रिएक्शन होती है। इसका 2.5 मिलीमोल है बट इसका 5 मिलीमोल्स है, तो इसके 2.5 मिलीमोल्स बच गए और इसका 0 बचा। तो हमारे पास में फाइनल सोल्यूशन क्या है, 2.5 मिलीमोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट एंड 2.5 मिलीमोल्स ऑफ NaOH। सो इट्स नॉट अ बेसिक बफर। बेसिक बफर में क्या होना चाहिए, एक वीक बेस होना चाहिए और उसका एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट होना चाहिए, तो ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद में CH3COH प्लस NaOH, कंसनट्रेशन चेंज किए सिर्फ 100 ml एंड 0.1 m, तो आ गया 10 मिलीमोल। 100 ml एंड 0.1 m आ गया 10 मिलीमोल। ओके, इक्वल अमाउंट में है तो पूरा बन जाएगा सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट सॉल्ट बना सिर्फ। ओके, सो इट्स नॉट अ बेसिक बफर। अगला देखते हैं, HCl है, NH4OH है। HCl का 100 ml है और 0.1 m सॉल्यूशन है। मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम 100 ml, तो आ गया हमारे पास में 10 मिलीमोल्स, क्योंकि वॉल्यूम ml में है इसलिए मिलीमोल कह रहे हैं। ओके, 10 मिलीमोल्स ऑफ HCl है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकालिए, 200 ml है, 0.1 m सॉल्यूशन है, तो 20 मिलीमोल्स आ गया। ओके, ये दोनों 1:1 में रिएक्शन करते हैं, HCl प्लस NH4OH, तो इसका 10 मिलीमोल्स इसके 10 मिलीमोल से रिएक्ट कर जाएगा। ओके, और दोनों की रिएक्शन से क्या बन जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड के 10 मिलीमोल्स। ओके, देखिए इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है तो 1 मोल अमोनियम क्लोराइड बनता है ना। तो इसका 10 मिलीमोल है तो 10 मिलीमोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही रिएक्ट कर पाएगा और प्रोडक्ट वापस 1 में ही बन रहा है, तो 10 मिलीमोल्स अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पे 20 मिलीमोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से 10 मिलीमोल्स बच गए। ओके, तो अब हमारे पास में फाइनल सॉल्यूशन क्या आया, वीक बेस प्लस द सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो था वो वीक बेस था, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था, दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बना, सो इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमारे पास में वीक बेस है, उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो सॉल्ट बनेगा वो है, इसीलिए ये बेसिक बफर है। ओके, लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, HCl प्लस NaOH। HCl और NaOH जो है वो एसिड बेस रिएक्शन करके NaCl बना लेंगे, इट्स अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, इट्स नॉट अ बफर, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये है हमारे पास मेथैलिक एसिड, इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराई, हाई हीटिंग, इसका मतलब ये हुआ। ओके, तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, तो जब एसिड है, अमोनिया बेस है, रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है, हीटिंग पे वाटर एलिमिनेट होता है और अमाइड बनता है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग है तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे यहाँ पे वापस दोनों अमाइड ग्रुप में रिएक्शन हो जाती है और थैलेमाइड बनता है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, थैलेमाइड इज द प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैच द xenon compound in column A with the structure in column 2 and assign the correct code। आपको यहाँ कॉलम ए में कंपाउंड दे रखे हैं, उनकी स्ट्रक्चर कौन सी होगी, कॉलम 2 से आपको मैच करना है। ओके, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं उसके लिए एक बड़ी आसान ट्रिक का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से सीख सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स कैसे निकालनी है। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले XeF4 की स्ट्रक्चर देखते हैं। XeF4 जो है वो होता है स्क्वायर प्लेनर। ओके, और XeF6 जो होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल, दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। सो ए को हमने मैच किया सेकंड से, बी हमारा मैच हो रहा है 3 से। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं पहले ही,
देखिए सारा नहीं सॉल्व करके बहुत सी बार एक दो को सॉल्व करने से ही ऑप्शन बैठ जाता है। ए जो है उसकी स्ट्रक्चर थी स्क्वायर प्लेन है, यानी ए को आपको 2 से मैच करना है। ए को 2 से इस सेकंड ऑप्शन में भी किया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में भी किया हुआ है। अब देखिए इसको हमने मैच किया था 3 से, अगेन बी को 3 से दोनों ऑप्शन में मैच किया हुआ है, सेकंड में भी और थर्ड में भी। अगला देख लेते हैं XeO F4। XeO F4 की स्ट्रक्चर होगी स्क्वायर पिरामिडल। तो ऑप्शन 2 में सी को 4 से मैच किया हुआ है, सी को 4 से मैच करना है। ओके, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। XeF4 स्क्वायर पिरामिडल, XeF4 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, XeOF4 स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। मैग्नेट आयन और पर मैग्नेट आयन दोनों की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है। कैसे होती है देखते हैं। देखिए मैग्नेट आयन होता है MnO4 माइनस। मैग्नीज यहाँ पे एटम है जिससे 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो ये मैग्नीज स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, एक ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब इसमें बोला हुआ है कि डबल बॉन्ड कौन कौन से एटम्स के बीच में बनता है, उस हिसाब से ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। ओके, अब यहाँ पे मैग्नीज की हाइब्रिड स्टेट है sp3। ओके, तो sp3 हाइब्रिड स्टेट ये कि 4s यूज़ होगा और 4p बॉन्डिंग के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं। ओके, एक ये एक ये एक ये और एक ये, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने तो एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा, 3d5 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन वो भी जाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट ड्रॉ करके बता रही हूँ। देखिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया एक्साइटेड स्टेट में, ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन और ये 4p में एक इलेक्ट्रॉन 4p में चला गया, अनपैड हो गए। ओके, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, हमें अभी 4 यहाँ पे 4p में हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो वो हमारे पास d से आएंगे। तो d में रह गए 3 अनपैड इलेक्ट्रॉन और ये आ गए इधर p में, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इधर p में आ गए। ओके, तो ये वाला जो पूरा है ये तो काम में आ जाएगा सिग्मा बॉन्डिंग के लिए और sp3 ऑर्बिट स्टेट हो जाएगी। बाकी ये जो d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है ना मैग्नीज के, वो देखिए ये तीनों पाई बॉन्डिंग कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन के कौन से ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। ऑक्सीजन का सेकेंड एनर्जी लेवल होता है, उसके p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही यहाँ बॉन्डिंग के लिए काम में आ रहे हैं। अगर आप ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के देखना चाहें तो देख लीजिए। ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2s2 2p4। ओके, तो p में आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ओके, एक सिग्मा बॉन्ड के लिए काम आएगा, एक पाई बॉन्ड के लिए काम में आएगा। तो ये ऑक्सीजन की 2p और मैग्नीज के 3d के बीच में पाई बॉन्डिंग हुई। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये करेक्ट आ रहा है। देखिए सबसे पहला वो ऑप्शन है द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। सही है, पहला ऑप्शन ही सही है यहाँ पे। ठीक है, there is no pi bonding, that is incorrect statement. The pi bonding involve overlap of p orbital of oxygen with p orbital of manganese, it is also incorrect. The pi bonding involve overlap of d orbital of oxygen with d orbital of manganese. ऑक्सीजन के डी ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। The magnet and permagnet ions are tetrahedral due to the pi bonding between the p orbital of oxygen and d orbital of manganese. Okay. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट स्टेबल। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी स्पीशीज स्टेबल नहीं होगी वो आपको बतानी है। पहला है सिलिकन का, फ्लोरीन के साथ में सिलिकन बना सकता है, उसके पास में डी ऑर्बिटल है इसलिए ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है, बनता है ये कंपाउंड। इसी तरह से सेकेंड कंपाउंड भी बनता है, थर्ड कंपाउंड भी बनता है, फोर्थ कंपाउंड जो है वो नहीं बन पाता। फोर्थ कंपाउंड ये क्यों नहीं बन पाता, बिकॉज सिलिकन जो है उसका साइज़ छोटा है कंपैरेटिवली, तो जो ये क्लोराइड आयन है कंपैरेटिवली बिगर है साइज़ में, इसलिए
क्लोराइड आयन सिलिकॉन को सराउंड नहीं कर पाते, 6 क्लोराइड आयन सिलिकॉन को सराउंड नहीं कर पाते. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन E naught cell is 0.59 volt at 298 Kelvin. The equilibrium constant for the reaction is. Equilibrium constant के लिए ये फॉर्मूला होता है ना, ये डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. log k इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 0.059. किस तरह से है वो ऊपर बता रखा है. ये वाला फॉर्मूला हमको यूज़ करना है. ई सेल आपको 0.59 दे रखा है, वैल्यू पुट कीजिए. आपके पास में log k यानी log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 10. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 10, दैट इज 10^10. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? ऑप्शन 3 इज करेक्ट. 1 × 10^10 इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? देखिए, डाउन द ग्रुप जाने पे ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक नेचर बढ़ती है. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक. ठीक है, तो ये सब जो है वो सेकेंड ग्रुप के कंपाउंड है सारे ही. सेकेंड ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक नेचर बढ़ेगी. सबसे पहला वाला जो है वो बेरिलियम है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो बनाएंगे तो बेसिक, बट हम पढ़ते हैं कि बेरिलियम जो है वो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स बनाता है. फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप का, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स बनाता है. सो ऑप्शन 4 is correct here. Next, a gas at 350 Kelvin and 50 bar has molar volume 20% smaller than that for an ideal gas under the same condition. The correct option about the gas and its compressibility factor Z is. compressibility factor होता है Z real upon Z ideal. इसकी वैल्यू अगर हमारे पास में लेस देन 1 आती है, लिखा है ना मोलर वॉल्यूम इज 20% स्मॉलर देन फॉर आइडियल, तो Z इज लेस देन 1. ओके, सो Z इज लेस देन 1 अगर है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बिकॉज Z की वैल्यू अगर कम आती है यानी अट्रैक्शन फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर. ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट है, अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय कैटायन C and anion A. The anion form HCP. Lattice and cation occupy 50% of the octahedral void. The formula of the compound is. इसको कैसे करेंगे? देखिए, हमें दे रखा है कि जो anion है वो HCP लैटिस बनाता है. anion A HCP लैटिस बनाता है. सो नंबर ऑफ anions in a unit cell is 6. कोई भी सब्सटेंस अगर HCP अरेंजमेंट में है तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल उसके लिए 6 होता है. तो A हो गया हमारे पास में 6 इन अ यूनिट सेल. कैटायन C ऑक्यूपाई 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. जितने सब्सटेंस होते हैं, जितना एनायन का HCP अरेंजमेंट में जितने एनायंस अरेंज होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं. तो अगर 6 एनायंस हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 6 बनेंगे. अब कैटायन C जो है वो उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 75% को ही ऑक्यूपाई करता है. सो 75% ऑफ 6 यही होगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 3/4. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में आ गया C 9/2 in a unit cell. Number of cation C is the 9/2 in a unit cell. ओके, रेशो निकालिए cation और anion का. तो C रेशो A हमारे पास में आ गया 9/2 रेशो 6. सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट किया तो है 9/12. फाइनली 9/12 को फर्दर सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास में C3A4. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, C3A4. नेक्स्ट देखते हैं, in which case change in entropy is negative. एंट्रोपी नेगेटिव है, चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव है यानी एंट्रोपी डिक्रीज होनी चाहिए, है ना. डेल्टा एस हमारा नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल जो है वो नेगेटिव आना चाहिए. तो फाइनल की वैल्यू क्या होगी हमारी? कम होगी, इनिशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना. एंट्रोपी कम होनी चाहिए. इवोपरेशन ऑफ वाटर कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर में, एंट्रोपी बढ़ रही है. एक्सपांशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, गैस का एक्सपांशन हो रहा है, अगेन एंट्रोपी बढ़ रही है. सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, सॉलिड्स के कंपैरिजन में गैसेस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे भी हमारी एंट्रोपी बढ़ रही है. लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, ट्वाइस H गैसेस H2 गैस. कन्वर्जन क्या है? 2 गैसेस एटम्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं एक गैसेस मॉलिक्यूल में. तो नंबर ऑफ गैसेस सब्सटेंस कम हो रहा है,
तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन द विजिबल रीजन. याद होगा आपको बार्मर सीरीज के जो ट्रांजिशंस होते हैं वो विजिबल रीजन के होते हैं. द मैथड यूज टू रिमूव द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज. जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि वाटर की हार्डनेस को किस तरह से रिमूव किया जाता है. तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट है. टेम्पररी हार्डनेस को क्लार्क्स मेथड से रिमूव किया जाता है. नेक्स्ट है विच वन इज मेलेकाइट फ्रॉम द फॉलोइंग. मेलेकाइट्स ओर्स होते हैं, कौन से होते हैं, ये 4th ऑप्शन करेक्ट है. यहाँ पे ये मेलेकाइट ओर है. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन इज. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन. उसमें आप पढ़ते हैं कि अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा तो अमाइंस की बेसिसिटी हाइड्रेशन एंथैल्पी पे भी डिपेंड करेगी, साथ ही साथ प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप पे भी डिपेंड करेगी. तो फाइनली जो ऑर्डर आता है वो ये होता है. मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस के लिए ये ऑर्डर होता है. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ठीक है, तो ये हमने पूरा सॉल्व किया है पेपर. आप इस तरह से पेपर सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.